गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट सेट लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसके चलते सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। और इस समय आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, आपकी स्टडी विधिवत चलती रहे, इसलिए हमारे विद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप अपने घर पर बैठकर एक कॉपी पेन लेकर अच्छे ढंग से पढ़ाई को विशेष ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलो हम समझते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है सेट्स के बारे में, क्लास 11th का है। थोड़ा सा चैप्टर को डिटेल से धीमे धीमे समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमारे लिए सवाल उठता है कि सेट होता क्या है। तो सेट जो होता है, सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट जो होता है वो आपके एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं और उनको आप सेट में बना दो तो सेट नहीं बन पाता। अगर एलिमेंट्स उनका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ना हो तब तक वो सेट की डेफिनेशन में नहीं आती। सेट की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं और उनको वेल डिफाइंड कलेक्शन हो तो हम उन्हें सेट के अंडर डाल सकते हैं, अदरवाइज सेट के अंडर नहीं डाल सकते हैं। तो सेट की जो नोटेशन होती है, सेट को मतलब जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इनको डिनोट किया जाता है। क्या कैसे डिनोट किया जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से इनको डिनोट किया जाता है। ऐसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो नोटेशन होता है वो स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के द्वारा इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज हमने माना कि ए इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने क्या माना? एक हमने सेट बनाया, ए इज़ द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारे पास यहाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहता है? जो आपने वेल डिफाइंड कलेक्शन कहता है कि सेट ऑफ वोवेल्स का सेट है। तो ए इक्वल टू वोवेल्स का सेट। वोवेल्स आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनको क्या करेंगे हम? ए, ई, आई, ओ, यू को मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक सेट है। तो सेट को नोटेशन किससे होता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। आप समझ पा रहे होंगे कि हम सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से बिलोंग करते हैं। अब आपको ये पता है जो एलिमेंट आपका सेट में है उसके लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए साइन यूज करते हैं, जिस साइन को हम ये जैसे आप कहेंगे जो एप्सिलॉन ऐसा बना हुआ है, इस साइन को हम एप्सिलॉन साइन बोलते हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ए सेट है, कैपिटल ए, इस सेट में ए एलिमेंट है, ई एलिमेंट है, आई एलिमेंट है, ओ एलिमेंट है, यू एलिमेंट है। तो इस तरीके से ए एलिमेंट जो है ए में मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू अ ए, ए बिलोंग्स टू अ ए। इसका मतलब क्या है कि ए जो एलिमेंट है ए के भीतर है। क्या आपको इसके अंदर बी एलिमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बिलोंग्स टू का साइन है तो बिलोंग्स टू का जो आपके पास में साइन है, अगर हम इस पर क्रॉस का साइन करते हैं तो ये किसका साइन बन जाता है? डज नॉट बिलोंग टू का साइन बन जाता है। अगर कोई एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है, जैसे कि इस सेट में बी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू अ ए। इसका मतलब क्या है कि बी जो एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि क्या सी एलिमेंट ए सेट में है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सी डज नॉट बिलोंग्स टू अ ए। क्या लिखेंगे? सी डज नॉट बिलोंग्स टू अ ए। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि क्या इस सेट में ई एलिमेंट है? हाँ साहब, ई एलिमेंट इस सेट में है। तो हम क्या लिखेंगे कि ई बिलोंग्स टू अ ए, ई बिलोंग्स टू अ ए। जो आपके पास में जो बिलोंग्स टू का साइन है ये एक एप्सिलॉन सिंबल होता है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन सिंबल बोलते हैं।
इसी प्रकार आप देख पा रहे हो कि आई एलिमेंट ए सेट में है तो हम कह सकते हैं कि आई बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार आप देख पा रहे हो कि डी एलिमेंट ए सेट में नहीं है तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू अ ए। डी आपका ए सेट में नहीं है। इसका मतलब क्या है, डी जो एलिमेंट है आपका ए सेट में नहीं है। इसकी बात समझ में आई कि हमने बताया कि सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट के नोटेशन हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट के भीतर जो एलिमेंट होते हैं उसके लिए हम एप्सिलॉन साइन का प्रयोग करते हैं, और अगर सेट के भीतर जो एलिमेंट नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डज नॉट बिलोंग टू का साइन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ एक सेट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। कहीं आपके सामने कैपिटल एन लिखा आ गया, कहीं कैपिटल आर लिखा आ गया, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा के चलता हूँ। जैसे आपके सामने कैपिटल एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, जो एलिमेंट जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सब का कलेक्शन क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट कहलाएगा। और मिडिल ब्रैकेट से इन्हें बंद कर देंगे तो एक किसकी फॉर्मेट बन जाएगी, सेट की फॉर्मेट बन जाएगी। इसी प्रकार जेड जो सेट होता है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट होता है। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर का सेट जो होता है, आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में क्या होता है, 0, 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट की तरफ, और 0, -1, -2 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो जेड जो सेट होता है वो किसका सेट होता है, ऑल इंटीजर्स का सेट होता है। 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जिसको हम सेट में किससे डिनोट करते हैं, जेड प्लस से डिनोट करते हैं। इसी तरह से -1, -2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, इनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जिनको हम सेट में जेड माइनस से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार कैपिटल क्यू किसका सेट होता है, सेट ऑफ द रेशनल नंबर का होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो PYQQ फॉर्म में होते हैं, सच दैट, जो आपके पास में 2 बिंदी लगी हुई हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। तो हम कह सकते हैं कि P/Q सच दैट Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब R क्या होता है, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको समझ आई। अब आपको समझना है कि जो आपके सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आपके जो सेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब तक तो हमने सेट की नोटेशन पढ़ा, सेट के एलिमेंट की नोटेशन को पढ़ा, सेट में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनके बारे में पढ़ा। कुछ हमने सेट के स्पेसिफाइड नेम के बारे में जाना, जैसे कैपिटल एन किसका सेट होता है, कैपिटल क्यू किसका सेट होता है, कैपिटल आर किसका सेट होता है। इसी तरीके से आप सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सेट की रिप्रेजेंटेशन करने के आपके पास में 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है रोस्टर या टेबुलर मेथड, सेकंड मेथड होता है सेट बिल्डर मेथड। अब तो आइए हम रोस्टर या टेबुलर मेथड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या होता है। तो रोस्टर या टेबुलर मेथड को समझाने के लिए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। रोस्टर या टेबुलर मेथड में क्या होता है कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं उन सभी एलिमेंट्स को यहाँ हम दिखाते हैं। ऑल दी एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाई कॉमा। क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सभी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इसमें हम लिस्टेड करते हैं और सभी को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। और क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट के भीतर क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, एनक्लोज कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल में कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5, हमें 5 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर का सेट लिखना है, वो भी रोस्टर या टेबुलर मेथड से। तो हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन हमें जो इंटीजर लिखने हैं वो 5 से छोटे लिखने हैं। तो आपके पास में सेट में एलिमेंट कौन कौन आएंगे, 1, 2, 3, 4। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके पास में, 1, 2, 3, 4, 5 से लेस। क्यों आएंगे, क्योंकि 5 से लेस 1, 2, 3, 4 ही होंगे। तो आप रोस्टर मेथड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ लिखते हैं और उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट्स के द्वारा क्या कर देते हैं, उनको एनक्लोज कर देते हैं। इसी प्रकार से आपसे कह दिया जाए कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42,
अगर आपसे कह दिया जाए कि 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर का सेट लिखो, 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर का सेट लिखो, और वो भी रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए, तो आपको पता है कि 42 1 से डिवाइड होता है, 42 आपको पता है 2 से डिवाइड होता है, 42 आपको पता है 3 से डिवाइड होता है, 42 आपको पता है 6 से डिवाइड होता है, 42 आपको पता है 7 से भी डिवाइड होता है, 42 आपको पता है 14 से भी डिवाइड होता है, 42 आपको पता है 21 से भी डिवाइड होता है, 42 आपको पता है 42 से भी डिवाइड होता है। तो हमको 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 6 7 14 21 42। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, इसमें लिखा जाता है, कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और मिडिल ब्रैकेट्स के द्वारा एनक्लोज कर दिया जाता है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में आपको दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। इसमें रोस्टर फॉर्म दो नोटेबल पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक नोटेबल पॉइंट ये लिखा है, एक नोटेबल पॉइंट ये लिखा है। दोनों नोटेबल पॉइंट को समझना है। दोनों नोटेबल पॉइंट क्या कहते हैं, इन रोस्टर फॉर्म द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट डज नॉट मैटर। ये आप इसका मतलब क्या है कि सेट के भीतर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता। आप इन एलिमेंट्स को आगे पीछे जैसे भी मन हो वैसा लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में ऊपर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 6, मैं इनको उल्टा सीधा जैसा भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2, जैसे मैं लिख सकता हूँ 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 1 है, 14 है, 42 है, 21 है। तो मैं सीक्वेंस कोई मेजर नहीं करता। कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म में सीक्वेंस मेजर नहीं करता। दूसरा नोटेबल पॉइंट क्या है आपके पास में, दूसरा नोटेबल पॉइंट ये कि इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। क्या होता है कि जो आपके पास में रोस्टर फॉर्म में अगर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसमें आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली रिपीटेड नहीं होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं कि आपसे कहा कि द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड्स एलिफेंट। आपके पास में एक वर्ड लिखा है एलिफेंट, ELEPHANT। इस वर्ड को फॉर्म करने वाले लेटर्स का हमको सेट लिखना है। तो आपको पता है ये ई से बनकर इस वर्ड को फॉर्म करने के लिए ई लेटर का यूज हुआ है, एल लेटर का यूज हुआ है, फिर आपका ई लेटर आ रहा है। देखो आपका ई लेटर दो बार आ रहा है, एक लेटर ई यहाँ आ रहा है, एक लेटर ई यहाँ आ रहा है। लेकिन हमने क्या बताया, इन रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होता है वो जनरली रिपीटेड नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ई दो बार आ रहा है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसे एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई एक ही बार आएगा, LPHANT। तो रोस्टर फॉर्म में आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो सीक्वेंस डजंट मैटर करता है और जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म समझ आया आपको। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट, सारे एलिमेंट जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं, कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं और मिडिल ब्रैकेट के द्वारा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसी प्रकार हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझने का प्रयास करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि अगर हमें किसी सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स आपके सामने होते हैं उन एलिमेंट्स में एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उन एलिमेंट्स में एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उस सिंगल प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आपके पास क्या होता है, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट हैव अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास एग्जांपल मैंने लिखा कि एक सेट लिखा AEIOU। इस समय जो सेट जो लिखा हुआ है आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके जाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जाने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स जो होने चाहिए आपके एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी इनके अंदर होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि जो आपके पास में ऑल दी एलिमेंट्स हैं AEIOU एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या रखते हैं कि ईच ऑफ देम इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ईच ऑफ देम क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है, वोवेल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि V इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट X सच दैट। आप X की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, Y Z पर, लेकिन इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि X है क्या। तो X सच दैट का साइन क्या होता है, दो बिंदी। तो आपने क्या किया, दो बिंदी लगाई जिनको हम क्या कहते हैं, सच दैट। X सच दैट, X इज अ
एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और यहाँ उसके बाद क्या करते हैं, हम मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट को, यहाँ आपके पास में मिडिल ब्रैकेट छूट गया है तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट को यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार की जो फॉर्म कहलाती है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। तो आपकी बात समझ में आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। उस कॉमन प्रॉपर्टी के तहत ही हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा। तो आपकी समझ आया होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब आपके पास में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके पास में पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक का ये पहला एग्जाम्पल है, राइट दी सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है और उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर जो 2 होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि 2 को हमको ऐसे फैक्टर करनी है कि सबट्रैक्ट करने पर 1 आए। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमारे पास में 2 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि सबट्रैक्ट करने पर क्या है, आपका 1 आए। तो हमने देखा कि 2 के हमने ऐसे फैक्टर किए तो 2 इंटू 1 2 होता है और 2 माइनस 1 क्या होता है, आपका 1 होता है। तो हम जो x का कोफिशिएंट 1 है, हम 1 की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। फिर हम क्या करते हैं, x का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x का जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x और -2। फिर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं कि x आपके पास में कॉमन आता है, x कॉमन आता है तो फर्स्ट टर्म में x बचता है प्लस सेकंड टर्म में आपका 2 बचता है। फिर हम x माइनस 2 से जब हम -1 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में आपका x बचता है और प्लस सेकंड टर्म में +2 बचता है। जब हम इन दोनों टर्म से x + 2 कॉमन लेते हैं तो पहले टर्म में आपका x बचता है और सेकंड टर्म में आपका -1 बचता है। इफ़ यदि x + 2 0 हो, अब यहाँ आपको दिखता है कि x + 2 x + -1 0, इसका मतलब क्या है कि या तो आपको पता है कि 0 कब आ सकता है, या तो आपका पहला टर्म 0 हो। आपको एक बात समझनी होगी, अगर मान के चलो a × b = 0 है, a × b = 0, इसका मतलब क्या है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 × 5 भी 0 होता है और 3 × 0 भी 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में या तो x + 2 0 होगा या x - 1 0 होगा। ये यदि x + 2 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 होगी। अगर x - 1 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, आपके पास में 1 होगी। तो आपके पास में सॉल्यूशन क्या निकल के आया, -2 और 1 निकल के आया। तो आपको पता है कि सेट में लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, तो सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो हम -2 और 1 को क्या कर देंगे, कॉमा से सेपरेट करके और मिडिल ब्रैकेट के भीतर लिख देंगे। तो पहला सवाल मुझे उम्मीद है आपकी सबकी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, राइट दी सेट। हमको सेट लिखना है x सच दैट, क्या लिखा है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर < 40। कहने का मतलब हमें x के उन एलिमेंट्स का सेट लिखना है जिनका जो स्क्वायर है वो 40 से कम आना चाहिए। हमें उन एलिमेंट का सेट लिखना है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपका यहाँ डेफिनेशन लिखी है, कहने का मतलब यूनिक प्रॉपर्टी क्या लिख दी है कि x सच दैट, x उन एलिमेंट का सेट है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर < 40, कि x एलिमेंट के लिए उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, 40 से कम आना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर मैं 1 का स्केल लेके चलूँ, इसका 1 का स्केल लेके चलूँ तो 1 का स्केल क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्केल 1 होता है तो वो 40 से < होता है। तो कहने का मतलब आपका 1 जो एलिमेंट होगा वो इस सेट का एलिमेंट होगा, क्योंकि सेट में वो एलिमेंट आने हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं 2 एलिमेंट उठाता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4।
4 क्या होता है 40 से कम है, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट भी क्या होगा सेट में आएगा। 3 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 9, 9 भी 40 से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि 3 भी आपका सेट के भीतर आएगा। 4 स्क्वायर का मतलब क्या है 16, 16 का मतलब क्या हुआ 40 से कम है, तो 4 भी क्या आएगा सेट के भीतर आएगा। ऐसे ही 5 स्क्वायर 25, 25 भी 40 से कम है। इसी प्रकार 6 स्क्वायर 36 40 से कम है, और 7 स्क्वायर 49 है। तो इसका मतलब क्या है कि सेट के भीतर जो एलिमेंट आएंगे आपके, वो आपके 1 2 3 4 5 6 आएंगे, और उनको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो सेकंड सवाल आपकी समझ आया। अब आपके पास में थर्ड सवाल आपके सामने आता है। थर्ड सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है कि राइट द सेट A इक्वल टू 1 4 9 16 25 डैश 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के भीतर एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पता करना होगा। जब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, तब तक हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप देख पा रहे होंगे सेट के अंदर तो जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं वो सभी स्क्वायर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 3 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि y such that y is the square of natural number। क्या लिख सकते हैं y such that y is the square of natural number, x such that x is the natural number। ये भी लिख सकते हैं। हम इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू y such that y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट का सेट इक्वल टू बाई इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। जो एक्स एलिमेंट होगा आपका वो किसको बिलोंग करता होगा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता होगा। हम इस प्रकार से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आई? समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल 4 आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 4 में लिखा है आपके लिए कि राइट दी सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले एक चीज़ बताया कि आपको उसके भीतर एक कॉमन प्रॉपर्टी पता करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कॉमन प्रॉपर्टी ये पता की कि यहाँ न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है। ऐसे ही हर टर्म में हमने देखा, हर एलिमेंट में देखा कि न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। आपने देखा कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो है एक ज़्यादा है। आपने देखा हर एलिमेंट में जो डिनोमिनेटर है वो आपके न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इक्वल टू n/n+1। क्योंकि आपको पता है कि न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर आपको पता है n होता तो आपका डिनोमिनेटर क्या होता n+1 होता। यही तो बताया कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या होगी n/n+1। हम n की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, y/y+1 भी लिख सकते हैं। पर यहाँ एक कंडीशन आती है कि जो n की वैल्यू n है, आप n देख रहे हो कि सारे नेचुरल नंबर हैं, तो n क्या हुआ n बिलोंग्स टू n हुआ, मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। पर एक कंडीशन और भी है कि यहाँ आपकी कहानी आके कहाँ रुक जाती है 7 पे आके रुक जाती है। मतलब n की वैल्यू 6 होगी तब आपके पास में 6/7 आएगा। तो n की जो वैल्यू है वो 7 से क्या हो जाएगी छोटी होगी, क्योंकि जब नेचुरल नंबर है तो 7 से छोटी होने का मतलब क्या है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो n<7 का मतलब क्या हो गया कि अगर नेचुरल नंबर है तो 7 से छोटे क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1<n>(6)। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जो है 1 के इक्वल भी है और 1 से ग्रेटर भी है, n की वैल्यू 6 से इक्वल भी है और 6 से छोटी भी है। तो कहने का मतलब n<7 को हम ये बात भी लिख सकते हैं कि n<1, n>1 एंड n>6। तो आप दोनों में से किसी एक को भी यहाँ लिख सकते हैं। बात समझ आई होगी। तो कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको सभी एलिमेंट्स लिखने होते हैं, कॉमा के द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है और मिडिल ब्रैकेट के अंदर उनको डाल दिया जाता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले
उनके भीतर की एक कॉमन प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का आज हम पहला सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। आपको यहाँ ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट हैं, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन ये बताई थी कि सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स होने से सेट नहीं बन जाता। सबसे बड़ी बात होती है कि उनके अंदर जो होना चाहिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके अंदर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होना चाहिए, तब तक वो सेट के एलिमेंट नहीं कहे जाएंगे। सेट के एलिमेंट कहने के लिए उनके अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो बिलोंग करती हो, एक ऐसा असाइनमेंट होना चाहिए, एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए। तो जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे मैं पहला सवाल पढ़ता हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। मतलब जे लेटर से शुरू होने वाले साल के महीनों का कलेक्शन। तो आपको पता है कि जनवरी जे लेटर से शुरू होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून भी जे लेटर से शुरू होता है, ऐसे जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई 3 मंथ ऐसे हैं जो आपके कैपिटल जे लेटर से शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो कहने का मतलब ये सेट हो सकता है, चाहे ये सेट है। अगर मैं आपके पास में सेकंड सवाल को समझना चाहूँ, सेकंड सवाल में क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आपसे कहा कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन। अगर भाई मैं 10 मोस्ट कलेक्शन राइटर्स को कलेक्शन लिखता हूँ, तो मैं अपने लिए मुंशी प्रेमचंद, कबीर दास, रहीम दास, ऐसे ही बिहारी लाल, ऐसे ही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लिख सकता हूँ। अगर तुमसे लिखने के लिए कहा गया तो तुम कुछ और टैलेंटेड लिख दोगे, भाई तुमको टैलेंटेड और लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होने के लिए इनके अंदर कुछ कमी है। अब वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये कि सेट को नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये सेट फॉर्म नहीं कर सकते। थर्ड सवाल में लिखा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। आपसे कहता है कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लिखने हैं हमें इंडिया के। सॉरी, सवाल मैंने गलत पढ़ा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम लिखनी है आपको। अब एक बात बताऊँ, मैं बेस्ट क्रिकेटर लिखूं तो मैं अपने इंडिया के लिख दूंगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का लिखने वाला बंदा हुआ वो अपने ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट क्रिकेटरों को लिख देगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक आपके पास में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं है, तो ये भी सेट फॉर्म नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके पास में लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास की बात है। अब आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं उनका कलेक्शन है, तो आप आराम से अपने क्लास के जितने भी लड़के हैं, जैसे सपोज करो आपकी क्लास में 70 की स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 40 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं। तो हम 40 बॉयज़ का कलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट को फॉर्म कर सकते हैं। तो इट मीन ये सेट को फॉर्म कर सकते हैं। आपके पास में फिफ्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब आपको पता है कि आपके सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखना है जो लेस देन कितने हो 100। तो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो सेट फॉर्म करेगा। एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आपके सवाल में लिखा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नोवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन। एक बार बताओ, अगर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नोवेल होंगे उन्हीं को तो मैं लिखूंगा, ऐसा तो नहीं है कि अपने मन से लिख दूंगा उनकी नोवेल्स को। तो जहाँ मन की आज़ादी नहीं है, वहाँ आप सेट फॉर्म कर सकते हैं। तो जहाँ मन की आज़ादी नहीं है तो नोवेल्स जो उन्होंने लिखे होंगे उन्हीं को तो मैं लिख सकता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लें। तो उनके द्वारा जो नोवेल लिखे गए होंगे वो ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ अलग लिखूं, मैं गोदावरी लिखूं और कोई बंदा कुछ और लिख दे, ऐसा तो नहीं है। जितने होंगे उन्हीं को तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आपको पता है कि इवन इंटीजर्स को अगर हम लिखें
2 4 6 8 वेल डिफाइंड कलेक्शन है, आराम से आपका सेट बनेगा। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अगर आप मान के चलो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे, सॉरी आप तो सेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आप कलेक्शन लिखोगे तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं, बिल्कुल कलेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि आप किताब आपके सामने उसमें जो क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी किताब भी एनसीईआरटी की, उसकी किताब भी एनसीईआरटी की है, टॉपिक भी दोनों के सेम ही है, तो क्या क्वेश्चन बदल जाएंगे? नहीं, आपके क्वेश्चन आपके भी पूछेंगे, उसके भी पूछेंगे, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट फॉर्म हो सकता है। तो आपका नेक्स्ट सवाल है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ एक वर्ड छूट गया है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, यहाँ एक वर्ड छूट गया है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, आप अपनी नोट कर लीजिएगा कि एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के खूंखार जानवरों का कलेक्शन। तो एक बात बताओ, अगर मैं इंडिया का बंदा हूँ, अगर मैं कलेक्शन लिखना चाहूँ तो मैं बाहर के जानवरों के बारे में कम जानकारी रखता हूँगा, तो कहने का मतलब कलेक्शन में जब करूँगा तो मैं अपने मन से कलेक्शन करूँगा। जहाँ मन की आज़ादी आई वहाँ कलेक्शन वेल नहीं हो सकता। वेल कलेक्शन जो है जो अथोराइज हो, बात समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता। आज मैंने आपके सामने सेट का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो आपके सामने लाया हूँ। जाहिर सी बात है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आगे की कहानी हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।